आज के सेशन में हम रिवाइज करने जा रहे हैं मैटर, इसकी क्लासिफिकेशन, प्रीफिक्स, सिग्निफिकेंट्स, ये सब टॉपिक्स हम आज के सेशन में रिवाइज करेंगे। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। इसको हम किसी भी सेंस से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाय टच, बाय स्मेल, बाय टेस्ट। तो मैटर को हम फिजिकली क्लासीफाई कर सकते हैं तीन मेजर फिजिकल स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये फिजिकल स्टेट हम अचीव कर सकते हैं बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर। जैसे हम सॉलिड को हीट करेंगे वो कुछ टाइम के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन। ऐसे ही लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन। इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में क्या डिफरेंस है? इवेपोरेशन बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जबकि वेपोराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। ऐसे ही सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। रिवर्स प्रोसेस भी हमें पता होनी चाहिए। गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो उसे हम कहेंगे फ्रीजिंग। तो ये टर्मिनोलॉजी हम क्वेश्चंस के अंदर यूज करते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग हम मैटर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर। जहाँ पर एक ही टाइप के पार्टिकल्स हों उसे हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस। जैसे डिस्टिल वाटर के अंदर सिर्फ H2O पार्टिकल होते हैं, गोल्ड मेटल के अंदर सिर्फ गोल्ड एटम्स होते हैं। जहाँ पर एक ही टाइप के पार्टिकल्स हों उसे हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस। ऐसे किसी जगह एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स हैं तो उन्हें हम कहेंगे मिक्सचर। जैसे टैप वाटर में डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, H2O पार्टिकल्स भी होते हैं, वहाँ पर एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे मिक्सचर या फिर इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड। जिसके पार्टिकल को हम फिजिकल और केमिकल मेथड से डिवाइड ना कर पाएँ, छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट ना कर पाएँ, उनको हम कहेंगे एलिमेंट। और जिसके पार्टिकल को हम ब्रेक कर सकते हैं केमिकल मेथड से, जैसे वाटर में से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो हमें पता है कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है, एनोड पर ऑक्सीजन गैस। या फिर हमने लाइमस्टोन का डिकम्पोजिशन पढ़ा है, डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो कंपाउंड के पार्टिकल्स को हम केमिकल मेथड से ब्रेक कर सकते हैं। मिक्सचर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर है जहाँ पर कंपोजिशन थ्रू आउट द सेम होगी, ऑलमोस्ट सेम होगी, माइनर डिफरेंस हो सकता है। जैसे एयर के अंदर अगर हम प्योर एयर की बात करें, नाइट्रोजन 78% रहेगा, ऑक्सीजन 21%, CO2 1% के आसपास। तो ये प्योर एयर का कंपोजिशन है, ये थ्रू आउट द मिक्सचर क्या रहेगा? सेम रहेगा। होमोजेनियस मिक्सचर के हम कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते हैं। जैसे शुगर को आपने वाटर में डिजोल्व किया, डिजोल्व करने के बाद हमें नहीं पता शुगर कहाँ पर है और वाटर कहाँ पर है, तो जहाँ कंपोनेंट्स को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर के अंदर हमें डिफरेंट कंपोजिशन देखने को मिलता है, डिफरेंट फेज में हम कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। जैसे आपने सैंड पाउडर और चॉक पाउडर को मिक्स किया तो हम कलर के बेस पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। स्मोक के अंदर जो पार्ट ज़्यादा ब्लैकिश है वहाँ पर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल ज़्यादा है। मिल्क के अंदर फैट प्रेजेंट होती है, उसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू विजुलाइज कर सकते हैं। तो जहाँ हम कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जैसे इस क्वेश्चन में हमें देखना है कौन सा होमोजीनियस नहीं है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जब मिक्सचर में प्रेजेंट है हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे अलॉय के कंपोनेंट्स को भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। शुगर को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इवन बाय माइक्रोस्कोप। तो जहाँ हम माइक्रोस्कोप या नेक्ड आई से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ऐसे मिक्सचर को हम कहेंगे होमोजीनियस। मिल्क के अंदर जो फैट प्रेजेंट होती है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो जहाँ हम कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं वो है हेट्रोजीनियस, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर होना चाहिए मिल्क। जब हमें कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करनी होती है तो ऑब्जर्व करने के बाद हम कुछ चीज़ें नोट डाउन करते हैं,
उसे हम कहेंगे डेटा। अब उसकी कुछ ना कुछ यूनिट भी होगी, फिर हम उसके साथ कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, हमें रिजल्ट मिलेगा। तो बिना डेटा और बिना रिजल्ट के हम किसी भी एक्सपेरिमेंट का आउटकम नहीं बता सकते, और साइंस ऑब्जर्वेशन के बेस पर ही होती है। तो यहाँ पर हम पहले डेटा को मेज़र करते हैं, उसकी यूनिट लिखते हैं, फिर उसके साथ कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, फिर हम आउटकम बताते हैं। अब हम कुछ फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करते हैं, जैसे मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड। इसके अलावा भी कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनके बारे में आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। कुछ प्रीफिक्स हमें पता होनी चाहिए। वैसे तो प्रीफिक्स 10⁻⁻24 से +24 है, लेकिन हम नेगेटिव प्रीफिक्स मेनली केमिस्ट्री में यूज करते हैं, क्योंकि हमें स्मॉल पार्टिकल से स्मॉल क्वांटिटी से ज़्यादा डील करना होता है। जैसे कुछ प्रीफिक्स आपको पता होने चाहिए। पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12, नैनो का मीनिंग 10⁻⁻9, माइक्रो का मीनिंग 10⁻⁻6, मिली का मतलब 10⁻⁻3, सेंटी 10⁻⁻2, डेसी 10⁻⁻1। 1A0 स्पेशली लेंथ के लिए यूज होता है, जो होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो हमें यूनिट कन्वर्जन करना आना चाहिए। जब हमें यूनिट कन्वर्जन करना होता है तो आपको क्या ध्यान रखना है, मान लीजिए मुझे 100 पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो नंबर को हम वैसे का वैसे रखेंगे। पिको का मतलब है 10⁻⁻12, अभी हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया। अब हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जिसमें कन्वर्जन करना है उसके प्रीफिक्स से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम 10⁻⁻2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सेंटीमीटर में। सोल्व करने के बाद ये हमें क्या मिल रहा है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रीफिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो प्रीफिक्स हैं इनको आपको याद करना है, ये केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स में यूज होते रहेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जो हमें डेटा पार्ट मिलता है उसमें कुछ डिजिट तो सर्टेन होती हैं और आखिरी वाली डिजिट अनसर्टेन होती है। अनसर्टेन का मतलब क्या है, जैसे ये नंबर 3 है, ये 3 हो भी सकता है और नहीं भी, इसके बाद वाला नंबर डिसाइड करेगा। मान लो इसके बाद 7 होता और मैं राउंड ऑफ करता, तो जब भी हम ग्रेटर देन 5 को हटाते हैं, तो उसके पहले वाली डिजिट में 1 ऐड हो जाता है। तो अब इसका मतलब ये 3 नहीं रहा, क्या बन गया है, 4। तो आखिरी वाली डिजिट किसी भी नंबर की अनसर्टेन होती है। तो हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। सभी नॉन जीरो डिजिट्स क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट। जैसे इस नंबर में 4 डिजिट हैं, चारों ही नॉन जीरो हैं, तो यहाँ सिग्निफिकेंट्स कितने हैं, 4। जो बिगनिंग वाली जीरो जो होती हैं वो स्केल की टाइप के बारे में बताती हैं, वो नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं। तो यहाँ पर ये बिगनिंग वाली जीरो हमारे किसी काम की नहीं है, डेटा का पार्ट नहीं है, स्केल की वजह से। तो यहाँ पर 2 नॉन जीरो डिजिट हैं, 2 सिग्निफिकेंट्स हैं। बीच में जो जीरो जो होंगी वो डेटा का पार्ट होती हैं, वो हमारे काम की होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं। तो 1.003 में 4 सिग्निफिकेंट्स हैं। जो आखिरी में जीरो जाएंगी वो सिग्निफिकेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी। सिग्निफिकेंट तभी होंगी जब नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट होगा, जब नंबर के अंदर क्या हो, डेसिमल पॉइंट। जैसे 1.200 में 4 सिग्निफिकेंट्स हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ नंबर में डेसिमल पॉइंट है। बाद वाली जीरोज को हम सिग्निफिकेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अगर नंबर में डेसिमल पॉइंट ना होता तो मैं यहाँ बोलता सिग्निफिकेंट 2 होंगे। 1200 यहाँ पर सिग्निफिकेंट 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, पर इन जनरल हमें 2 ही कंसिडर करना। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसको साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जब डेसिमल पॉइंट ना दिया। तो हम इसको लिख सकते हैं 1.2 × 10⁻³ या फिर 1.20 × 10⁻³ या फिर 1.200 × 10⁻³। तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है
पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट रखना, बाकी जो भी वैल्यूज होती हैं वो 10 की पावर में रिप्रेजेंट कर दी जाती हैं। तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। काउंटिंग नंबर में इनफाइनाइट फिगर्स होते हैं, क्योंकि काउंटिंग के लिए हम कोई स्केल का यूज नहीं करते हैं। आप 120 पेंस को ऐसे लिख सकते हो 120.00, कोई लिमिट नहीं है, आप कितने लिख सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ कोई स्केल तो यूज नहीं किया है। आप इनफाइनाइट डिवीजन कंसिडर कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जब हमें कैलकुलेशन करनी हो तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले केस में जो लिस्ट एक्यूरेट वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट रिपोर्ट करेंगे। जैसे हमें यहाँ पर इन 3 नंबर को ऐड करना है, ऐड करने के बाद मुझे मिल रहा है 3.944, लेकिन सबसे कम एक्यूरेट वैल्यू क्या है, जिस स्केल में सबसे कम डिवीजन है, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट दिए हुए हैं, तो मुझे फाइनल रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट करना है। तो मुझे यहाँ पर राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगा। राउंडिंग ऑफ करने के लिए हमें ध्यान रखना है जिस डिजिट को हम हटा रहे हैं अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 5 है तो उससे पहले वाले डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा। जैसे 1.26 के अंदर हमने 6 को हटाया, तो हम ग्रेटर देन 5 को हटा रहे हैं, तो इससे पहले वाले डिजिट के अंदर हम 1 ऐड कर रहे हैं, तो 1.26 को हम क्या लिखेंगे 1.3। अगर आपने लेस देन 5 वाले को हटाया तो उस केस में उससे पहले वाले डिजिट में आप कुछ भी ऐड नहीं करोगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने लेस देन 5 को हटाया, तो इससे पहले वाले डिजिट में कुछ ऐड नहीं कर रहे। फिर से हमने लेस देन 5 को हटाया, तो इससे पहले वाले डिजिट में हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा 3.9। कोई डिजिट जिसे हमें रिमूव करना है इक्वल टू 5 हो, हम 1 तभी ऐड करते हैं जब उससे पहले वाले डिजिट हमें ओड मिले। जैसे 1.25 में हम 5 को हटाना चाह रहे हैं, तो ये वाली डिजिट इवन है तो हम 1 ऐड नहीं करेंगे, तो ये 1.25 का हम लिखेंगे 1.2। लेकिन अगले केस में हम देखें यहाँ हम 5 को हटाना चाह रहे हैं, ये डिजिट ओड है, तो अब हम 1 ऐड करेंगे, तो 1.35 को हम क्या लिखेंगे 1.4। तो ये हमें राउंडिंग ऑफ में ध्यान रखना है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वाले केस में हमें फाइनल रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट करना है, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हमें मल्टीपल नंबर दिए हुए हैं, हम कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। मान लो इसका रिजल्ट हमें मिला है 24.12, तो 30 तो एक तरीके से काउंटिंग नंबर है क्योंकि यहाँ कोई डेसिमल पॉइंट तो है नहीं, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे इनफाइनाइट। यहाँ पर अगर देखो ये तीनों नॉन जीरो डिजिट हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी 3। यहाँ पर नंबर में डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो बाद वाली जीरोज क्या होंगी सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 4। यहाँ भी नंबर में डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो बाद वाली जीरोज क्या है सिग्निफिकेंट, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 5। तो मुझे फाइनल रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट करना है, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पर मुझे एक डिजिट को हटाना पड़ेगा, तो राउंडिंग ऑफ करेंगे, 2 को हटा रहे हैं लेस देन 5 है, तो पहले वाले डिजिट में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो फाइनल आंसर क्या होगा 24.1। इस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं, पर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए हमें।